आधुनिक भारत के इतिहास की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना के तहत मराठा साम्राज्य का पतन अपने आप में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यदि हम लोग तत्कालीन परिस्थितियों की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी सत्ता मुगलों से नहीं वरन मराठों से प्राप्त की। कुछ इतिहासकार इस कथन से पूर्णतया सहमत हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रही थी, तभी उसी समय मराठों का साम्राज्य विस्तार अटक के क्षेत्र तक था और मुगल सम्राट पर भी मराठों का प्रभाव था। समस्त दक्षिण भारत में उनका ज़बरदस्त प्रभाव हमको दिखाई देता है। राजस्थान उनकी लूट और चौथ का केंद्र बन चुका था, जहाँ से उन्होंने अथाह लूट करके बहुत बड़ी मात्रा में धन वसूल किया। यही हाल उत्तरी भारत के अन्य राज्यों का भी रहा। बंगाल और बिहार से भी भोसले ने चौथ वसूल करना आरंभ किया। बक्सर के युद्ध के उपरांत अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि अब हमारा मुकाबला मराठों से होगा और यह संघर्ष अवश्यंभावी है। हालांकि 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा शक्ति को बहुत गहरा आघात लगा, लेकिन एक दशक के उपरांत ही महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस के प्रयासों से जर्जर मराठा शक्ति पुनः अपनी खोई हुई ताकत को कुछ हद तक प्राप्त करने में सफल रही। अंग्रेज भी इस बात से वाकिफ थे कि धीरे धीरे मराठे अपनी पुरानी महत्वपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। इसीलिए उन्होंने मराठों को निर्बल बनाने के कूटनीतिक प्रयास आरंभ कर दिए और उधर बालाजी बाजीराव, जो तत्कालीन पेशवा थे, उनकी मृत्यु के उपरांत मराठों की आंतरिक अवस्था बहुत तेजी से पतन की ओर अग्रसर होती चली गई। 1818 ईस्वी में मराठा शक्ति का सदा के लिए सूर्यास्त हो गया और मराठा सरदार ईस्ट इंडिया कंपनी की दास्ता में चले गए। इस घटनाक्रम के पीछे यदि हम मराठा शक्ति की पतन, उनके ह्रास, उनकी अधोगति के कारणों की बात करें तो कुछ कारण हमें इसमें समझ में आते हैं कि जिन वजहों से मराठा शक्ति का पतन हुआ, उनका ह्रास हुआ, उनका जो कारण रहा वह हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। मराठा संघ राज्य की समाप्ति इसका एक महत्वपूर्ण कारण रहा। मराठों को एकता के सूत्र में पिरोने का मराठा संघ राज्य एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुआ, लेकिन बाजीराव और उसके उपरांत बाजीराव द्वितीय की अनेक गलतियों से संघ राज्य के अध्यक्ष का पेशवा पद समाप्त हो गया और मराठा राज्य 4 राज्यों में विभक्त हो गया। इन चारों मराठा सरदारों के द्वारा अपने अपने अस्तित्व की चिंता प्राथमिकता से की जाने लगी, जिसके कारण मराठा साम्राज्य की प्रतिष्ठा, उनकी शक्ति को गहरा आघात लगा। अर्थात मराठा संघ के बनने के कारण भी हम ये मान सकते हैं कि मराठा राज्य की अखंडता को गहरा आघात लगा। यद्यपि उद्देश्य यह था कि महत्वपूर्ण मराठा सरदारों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाए ताकि वे सभी मिलकर मराठा साम्राज्य के विकास में अपना संपूर्ण सहयोग दे सकें, लेकिन मराठा संघ की स्थापना के उपरांत इन चारों मराठा सरदारों ने अपने व्यक्तिगत उत्कर्ष की ओर ध्यान दिया, जिसके कारण मराठा साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। मराठा सरदारों में पारस्परिक मनमुटाव की भावना ने भी मराठा शक्ति के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तत्कालीन महत्वपूर्ण मराठा सरदार
जिनमें पेशवा, भोसले, सिंधिया, होलकर और गायकवाड़ थे, ये सभी मराठा संघ के भी प्रमुख सदस्य रहे। लेकिन होलकर और सिंधिया में शक्ति की सर्वोच्चता के लिए संघर्ष आरंभ हुआ। भोसले ने पूना में अपने आप को सर्वोच्च बनाने का प्रयास आरंभ किया। वहीं गायकवाड़ आरंभ से ही राजनीतिक युद्धों से दूर रहता हुआ अंग्रेजों का मित्र और हितैषी बन बैठा। आपसी फूट और द्वेष भावना के कारण मराठों में एकता की भावना नष्ट हो गई और वे कभी भी किसी कार्य को सामूहिक रूप से नहीं कर सके, जिसके कारण मराठा साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। मराठा संगठन में जो मराठा सरदारों का योगदान रहा वह अभूतपूर्व रहा, लेकिन समय के साथ साथ मराठों में संगठन की भावना का भी अभाव मराठा साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण रहा। मराठा संघ का उद्भव मुगलों से निरंतर युद्ध के कारण हुआ था। मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई इस संगठनात्मक आधार का प्रमुख उद्देश्य रहा, लेकिन वास्तविकता यह थी कि ये संघ आपस में ही सुसंगठित और एक रूपता लिए हुए नहीं थे, अर्थात महत्वपूर्ण मुद्दों में इनमें आपस में अनेक बातों को लेकर के मनमुटाव और मत वैभिन्नता रहती थी, जिसके कारण ये कभी भी एकत्र होकर सामूहिक रूप से विरोधी शक्ति के विरुद्ध अपना संपूर्ण और सर्वस्व योगदान नहीं दे पाए। इसके अलावा मराठा सरदारों की लूट की मनोवृत्ति ने भी उसमें एकता और संगठन की भावना को नहीं पनपने दिया। इसके साथ साथ मराठों ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण का भी कोई विशेष प्रयास नहीं किया, जिसके कारण वे संगठित सेनाओं के समक्ष ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते थे। इस संगठन के अभाव ने ही उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने में सक्षम नहीं बनाया। अर्थात सेना की यदि हम लोग बात करें तो तुलनात्मक रूप से अंग्रेजों की सेना अधिक आधुनिक और संगठित रही, जिसका लाभ अंग्रेजों को मिला और मराठों को इसका खामियाजा, इसका नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा सिंधिया और नाना फडणवीस में पारस्परिक मनमुटाव, पारस्परिक द्वेष की भावना ने भी मराठा संगठन को बहुत गहरा आघात पहुंचाया। दोनों ही मराठा सरदार पानीपत के तीसरे युद्ध से बच निकल पाए थे और दोनों के प्रयासों से ही मराठों में नवजीवन और नव स्फूर्ति का संचार हुआ। यदि उत्तरी भारत में मराठों के लुप्त गौरव को सिंधिया ने पुनर्स्थापित किया, तो वहीं दक्षिण भारत में मराठों की पकड़ को मजबूत नाना फडणवीस ने बनाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि दोनों ही उच्च कोटि के सरदार आपस में द्वेष भावना रखते थे। उत्तरी भारत में सिंधिया के द्वारा प्राप्त सैनिक उपलब्धियों से नाना द्वेष करता था और यही कारण था कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक से ही मराठा शक्ति में निर्बलता के लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं। मराठों की दयनीय आर्थिक अवस्था भी मराठा शक्ति के पतन का अन्य कारण रहा। जैसा कि एक सर्वविदित तथ्य है कि नवीन राज्य की स्थापना और उसके संचालन के लिए धन की परम आवश्यकता होती है। मराठों ने केवल लूट की ओर ही ध्यान दिया। जिन्होंने सुव्यवस्थित आर्थिक व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहिए था, वे इस ओर ध्यान नहीं दे पाए। बिना किसी सिद्धांत के वे जीते हुए राज्यों से चौथ और स्वदेशमुखी नामक कर वसूल करते रहे। इस चौथ
और सरदेशमुखी के प्रश्न पर ही उनका मुगलों से संघर्ष हुआ और राजपूत राजाओं से मनमुटाव भी हुआ। धन वसूली से एक ओर मराठा सरदार धन लोलुप की श्रेणी में आ गए और दूसरी ओर नरेश और आम जनता उनकी विरोधी बनने लगी। इसीलिए राजपूत नरेशों ने अंग्रेजों के विरुद्ध कभी उन्हें सैनिक सहायता उपलब्ध नहीं करवाई। इसके विपरीत यदि हम लोग अंग्रेजों की बात करें तो यहाँ के स्थानीय राजाओं ने मराठों की तुलना में अंग्रेजों की दासता को चुना। उन्हें लगने लगा कि मराठों की लूट और उनके आक्रमण के एवज में यदि हम लोग अंग्रेजों की दासता स्वीकार कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। कई बार धन के अभाव में मराठा सैनिकों को वेतन तक नहीं मिल पाता था। धन के अभाव के कारण वे अपनी सेना को आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित भी नहीं कर पाए थे। इसी कारण मराठा राज्य राजनीतिक क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सका और जिसके चलते शीघ्र ही मराठा साम्राज्य विनाश को प्राप्त हुआ। मराठों का दुर्बल सैन्य संगठन भी मराठों के पतन का एक अन्य कारण रहा, जिसका सबसे प्रमुख कारण तो धन का अभाव होना ही रहा। इस कारण मराठों ने न तो स्थायी सेना का गठन किया और न ही अपने सैनिकों को आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित कर पाए। अच्छी तोपें उनके सेना में कभी नहीं रही। तोपों को चलाने के लिए उन्होंने फ्रांसीसियों को तो रखा, लेकिन वे स्वामी भक्ति से कार्य नहीं कर सके। मराठा सैनिकों में अनुशासन का पहले ही अभाव था और फ्रेंच सेनाधिकारियों ने उन्हें उनके कर्तव्य से और विमुख कर दिया, जिसके कारण सेना में एक तरह का मनमुटाव, एक तरह का भेदभाव पनपने लगा, जिसका सीधा असर मराठा सैन्य शक्ति पर पड़ा, जो उसके पतन का अन्य कारण रही। मराठा प्रशासन में दोषपूर्ण व्यवस्था भी मराठों के पतन के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। शिवाजी ने राज्य विस्तार के साथ साथ प्रशासन की ओर भी ध्यान दिया, लेकिन पेशवाओं के उत्थान के साथ ही मराठा प्रशासनिक व्यवस्था धीरे धीरे जर्जर होने लगी। उन्होंने केवल लूट और राज्य विस्तार की ओर ही ध्यान दिया। प्रशासन की ओर उनका ध्यान उतना नहीं रहा जितना होना चाहिए था, और यही कारण था कि मराठा साम्राज्य तो भारत में विस्तृत होता चला गया, लेकिन मराठा विजेताओं की कीर्ति चिरस्थायी नहीं हुई। जब मराठा साम्राज्य चार शक्तियों के मध्य विभाजित हुआ तो मराठा संघ राज्य का रूप विकृत और निर्बल होने लगा। मराठों में राष्ट्रवाद के स्थान पर व्यक्तिवाद खुलकर सामने आने लगा, जिसके चलते मराठा शक्ति का निर्बल होना अवश्यंभावी रहा। मराठा सरदारों की आपसी कलह और तत्कालीन कुशल नेतृत्व के अभाव ने भी मराठों के पतन को अवश्यंभावी बनाया। आंग्ल मराठा युद्धों में प्रमुख भूमिका महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस, रघुनाथ राव, बाजीराव द्वितीय, दौलत राव सिंधिया और यशवंत राव होलकर की रही। इनमें सूझबूझ और कूटनीति का अभाव था। उत्तर में उस समय महादजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर प्रमुख सेना नायक थे। सिंधिया ने आंग्ल मराठा युद्धों में कोई सिद्धांत नहीं रखा। दूसरे युद्ध के उपरांत ही वह अंग्रेजों की ओर झुक गया। उसका उत्तराधिकारी दौलत राव सिंधिया आलसी और विलासी सिद्ध हुआ। गायकवाड़ अंग्रेजों से युद्ध ही नहीं करना चाहता था। नाना फडणवीस ने प्रथम और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्धों में कुछ दूरदर्शिता तो दिखाई, लेकिन वह एक रणकुशल योद्धा नहीं था। बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा थे, वे अविवेकी और अदूरदर्शी पेशवा सिद्ध हुए। उत्तर के
सैनिक अभियानों में सिंधिया और होलकर परस्पर झगड़ते रहते थे। अंग्रेजों ने उनकी इस निर्बलता का लाभ उठाया और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने भोंसले, सिंधिया, होलकर और गायकवाड़ चारों को एक साथ लड़ने का अवसर नहीं दिया और उनसे अलग अलग युद्ध लड़ा और उनको परास्त किया। योग्य और अनुभवी सेना नायकों के अभाव में मराठा नेता कभी एक छत्र के नीचे अंग्रेजों से संघर्ष नहीं कर पाए, जिसका सीधा लाभ अंग्रेजों को मिला और मराठे पतन की ओर अग्रसर हुए।